हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल श्री अमृतलाल वेडकर के यात्रा वृतांत सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंश ओंकारेश्वर से खलघाट का पाठन करेंगे। श्री अमृतलाल वेडकर कला और संस्कृति के राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अनेक बार नर्मदा की परिक्रमा इस तरह से की है कि नर्मदा उनके भाव संसार में समाहित हो चुकी है। इसलिए उनके यात्रा वृत्तांतों की भाषा में सहजता और गहरी संप्रक्ति का अनूठा सौंदर्य मिलता है। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा का पाठन। ओंकारेश्वर से खलघाट। सुबह विष्णुपुरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने है ओंकारेश्वर, पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान। नर्मदा यहाँ गर्भस्थ शिशु सी जान पड़ती है। सप्री नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानें कगारें हैं। इस तरह पर मानधाता, उस तट पर ओंकारेश्वर, दोनों मिलकर ओंकार, मानधाता और बीच में अलग गति से बहती शांत नीरव नर्मदा। नदी बहती हुई सी रुकी सी जान पड़ती है। सुदूर केरल से आकर बालक शंकर ने यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक हैं। भारत की भावात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया वह अनुपम है। ऐसे आद्य शंकराचार्य की पावन स्मृति इस ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। फिर कमल भारती जी, रामदास जी और मायानंद जी सदृश संतों के आश्रम भी यहाँ रहे हैं। आज भी नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परिव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पदधूलि से पावन हुए हैं। यहाँ के वनों में अनगिनत ऋषियों के आश्रम रहे होंगे। वहाँ उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही, लेकिन अब हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है। एक आदमी स्नान के लिए आया था। मैंने कहा, नर्मदा यहाँ कितनी सकरी है। नर्मदा की यह धार है, दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे है। हाँ, कावेरी संगम के पास हमने नर्मदा की दो धारों में बटते देखा था। कहते हैं कावेरी नर्मदा से मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अनबन हो गई और कावेरी नर्मदा से अलग हो गई। ओंकारेश्वर के इस ओर है नर्मदा, उस ओर है कावेरी। दोनों फिर मिलती हैं या नहीं? जहाँ ओंकारेश्वर का टापू खत्म होता है, वहीं दोनों फिर मिल जाती हैं। नर्मदा ने आखिर छोटी बहना को मना लिया, इसलिए असली कावेरी संगम बाद का है, पहला नहीं। पहले आगमन, फिर बहिर्गमन, अंत में पुनरागमन। बढ़िया कल्पना है। यहाँ बैठा सामने के घाट को देख रहा हूँ। वहाँ न जा पाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ओंकारेश्वर 2 बार हो आया हूँ। लेकिन अनिल और श्यामलाल से कहा कि तुम जरूर हो आओ। नाव से जाना, पुल से आना। यहाँ से मोर टक्का, वहाँ तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे, नदी के किनारे किनारे जाएंगे। दोपहर को निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चलकर गलती की। सूरज सामने रहता है, चट्टानें तंदूर की तरह गर्मा गई हैं और श्यामलाल नंगे पांव हैं। लेकिन वह तो शायद दहकते अंगारों पर भी सारा दिन चल सकता है। कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ियों से उलझते, तो कभी सामने तट की पर्वतमाला से आते हवा के झोंकों का आनंद उठाते आगे बढ़ रहे थे। कभी रुक जाते, माथे का पसीना पोंछते और आगे बढ़ते। शाम को मोर टक्का से खेड़ी घाट पहुँचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का पुल है, पास में रेल का पुल भी है। रात यहीं बिताई। सुबह उठते ही अनिल ने कहा, जरा ऊपर देखिए। मध्य आकाश में चांद था। मैंने कहा,
सूरज के हिसाब से अभी सवेरा है, लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है। अनिल के लिए यह भले ही विस्मय की बात हो, पर मैं तो चांद के एक से एक कर्तव्य देख चुका हूँ। कभी पूर्ण कुंभ तो कभी बारीक रेखा, उसका बांकापन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी घटता तो कभी बढ़ता, कभी निकलते ही डूबने की तैयारी तो कभी आधी रात को गायब और भरी दोपहरी को हाजिर। क्या कहना इस मनमौजे का। चांद जब यह सब कर सकता है तो एक कर्तव्य उसे और दिखाना था। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है। उपेक्षित रह जाते हैं उत्तर और दक्षिण। क्या ही अच्छा होता अगर चांद उत्तर में निकलता और दक्षिण में डूबता। चंद्र का ऐसा अपूर्व उदय देखकर सूर्य भी निरुत्तर रह जाता। यहाँ से रास्ता आसान है, झाड़ी खत्म, रात गोमुख बावड़ी में रहे। सुबह चल दिए, थोड़ी देर में काकरिया पहुँचे। नदी तट पर एक खंडर सी धर्मशाला थी। ऊपर छप्पर नहीं था, खिड़की की पल्ल नहीं थी। खिड़की के इस फ्रेम में से पनिहारें ऐसी दिख रही थी मानो मैं रंगीन टीवी देख रहा हूँगा। खिड़की के पास से देखा तो वाइड व्यू दिखता और हटकर देखता तो क्लोजअप नजर आता। ऐसा लाइव टेलीकास्ट तो संसार का सिस्टम टीवी सेट भी नहीं दे सकता। दोपहर को रावेर पहुँचे। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। वहीं एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। जब तक झाड़ी में थे ईंधन की कोई कमी न थी, लेकिन अब लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। थोड़ी बहुत मिली, बाकी मैं दूर किनारे से ढूंढ लाया। बाद में पता चला कि वे चिता की लकड़ियां थीं। शाम को बकावा पहुँचे। वहाँ नदी किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। यहाँ से एक सकरी पथरीली सड़क नर्मदा के मध्य तक चली गई थी। स्वच्छ पानी भरने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए यहाँ पनिहारियों की भीड़ लगी रहती थी। जल की सतह से जरा से उठे हुए इस जलपथ से आती पनिहारियां जलपरी सी लग रही थी, लेकिन ये कोई जलपरियां नहीं थी। ये थी श्रम बालाएं, कठोर श्रम करती ग्राम नारियां। लेकिन यह श्रम ऐसा था जो खेल बन गया था। हंसी किलकती ठिठोली करती स्वस्थ नारियों के अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर पर भारी बोझ रखा हुआ है। वे नंगे पैर हैं और नीचे ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं। वे ऐसे जा रही हैं जैसे शहर की लड़कियां पिकनिक को जाती हैं। श्रम का यह कैसा उत्सव, नित्य उत्सव। सवेरे छोटे से गांव से विदा लेते समय इस पावन दृश्य को मैंने मुड़ मुड़कर देखा। आगे पड़ा मर्दाना। यह गांव कुछ बड़ा है। दो एक दुकानें भी हैं। अनिल और श्यामलाल सौदा लेने लगे। मैं दूर खड़ा था। वहाँ एक वृद्ध बैठे थे। उन्होंने कहा, आप खरीद क्यों रहे हैं? मेरे यहाँ सदाव्रत दिया जाता है, चलिए। तुला तुलाया सौदा वापस करना पड़ा। यह सदाव्रत कब से चल रहा है? 75 साल से। 75 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। इस खुशी में मेरे पिता ने यह शुरू किया था, जो आज तक चला आ रहा है। मैंने अपनी जमीन चारों बेटों में बांट दी है, लेकिन 2 एकड़ जमीन सदाव्रत के लिए अलग रख दी है। मैं नहीं रहूंगा, पर सदाव्रत रहेगा। जिंदगी तो कुल एक सीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। शाम को भटियान पहुँचे। नर्मदा के बालुई तट पर बसा छोटा सा गांव। नदी किनारे पेड़ों के पास एक पक्की छोटी धर्मशाला है। इसमें एक दुबले पतले बाबा रहते हैं। बच्चों सा सरल स्वभाव। गांव के लोग इन्हें खूब चाहते हैं। कोई 30 बरस से यहाँ है। हमें बड़े प्रेम से अपने साथ ठहराया। बातें होने लगी तो मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा गुजराती है। फिर तो गुजराती में बातें होने लगी। मैंने कहा, इतने वर्षों के बाद भी आप गुजराती भूले नहीं? उन्होंने कहा, मातृभाषा कोई कैसे भूल सकता है। सुबह जब चलने लगे तो बड़े प्यार से बोले, आवजो। घड़ी भर के लिए वे सन्यासी में से गृहस्थ बन गए थे। विदा लेते मेहमान से कह रहे हैं, आवजो, फिर आना। अगला पड़ाव
मरकटी तीर्थ निर्जल एकांत में वेदा और नर्मदा के संगम पर स्थित ऊंचे टीलों पर एक मंदिर है, उसी में रहे। मंदिर में एक युवा पुजारी है और है उसकी माँ। पुजारी की माँ ने कहा, आज से कोई 3 साल पहले अचानक यह लड़का घर से चल दिया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। कोई साल भर बाद अमरकंटक से चिट्ठी आई कि मैं नर्मदा परिक्रमा पर निकल गया हूँ, मेरी बाट मत जोहना। लेकिन माँ का दिल तो है, सोचती थी परिक्रमा पूरा करने के बाद मेरा बेटा लौट आएगा। लेकिन परिक्रमा करते करते इसने तो जो ही धारण कर लिया। एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, कोई 15 साल की उम्र में हमने इसकी सगाई की थी। लड़की के पिता ने 7 साल तक इंतजार किया। जब हमने उसके घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी, तब पिछले साल ही उन्होंने अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी की। उस लड़की से मुझे कितनी ममता हो गई थी। चूल्हे की आग को ठीक करते हुए उसने अपना कहना जारी रखा, बड़ा एकांत है यहाँ, पास में कोई गांव नहीं, मैं और मेरा बेटा, बस हम 2 ही हैं यहाँ। वह तो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, मेरा समय काटे नहीं कटता। यहाँ रहती हूँ तो घर की याद आती है, घर जाती हूँ तो उसकी चिंता सताती है। कल रात को ही यहाँ 2 मुंह वाला सांप निकला था, मैं तो बेहद डर गई, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बेचारी माँ, उसके मन के 2 टुकड़े हो गए, एक हिस्सा यहाँ है, दूसरा घर पर रह गया है। बाहर खुले में सोए, आकाश साफ था और रात सुहानी थी। तारे इतने पास लग रहे थे कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। सुबह चल दिए, दोपहर तक नावड़ा टोडी पहुँच गए। सामने तट पर है महेश्वर, रानी अहिल्याबाई का नगर। अहिल्याबाई अत्यंत कुशल प्रशासक थी और नर्मदा की परम भक्त थी। महेश्वर में उनके बनाए मंदिर और घाट इस तट से बड़े सुंदर लग रहे थे। यहाँ एक सज्जन रहते थे, पहले सरकारी अफसर थे, अच्छी पेंशन मिलती थी। अपनी सारी पेंशन कुत्तों पर खर्च करते हैं। इस गांव के तो क्या, आसपास के लोग भी उन्हें खूब चाहते हैं। मिलने पर बोले, चाय की दुकान की यह बेंच ही मेरा घर है और इस झूले में मेरी सारी गृहस्थी है। गांव के कुत्ते मेरे स्वजन हैं। फिर धीरे से बोले, आदमी से कुत्ते अच्छे। जीवन के किन कटु अनुभवों ने उनके मन में मनुष्य के प्रति ऐसी कटुता उत्पन्न की होगी। देवी देवता में मेरा कोई विश्वास नहीं, साधु संतों पर भी नहीं। बाहर से धर्मात्मा होने का ढोंग रचते लोगों को ऊपर से नीचे तक गंदगी में डूबा हुआ देख चुका हूँ। बस एक नर्मदा को मानता हूँ, मुझे वह हर घड़ी दिखनी चाहिए। बरसात में बाढ़ का पानी जब तक इस बेंच को छूता नहीं, तब तक नहीं जाता। नर्मदा के बिना मैं नहीं रह सकता। फिर हंसकर बोले, यहाँ के लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया, जब मरूंगा तब मेरी ऐसी शमशान यात्रा निकलेगी कि किसी नेता की क्या निकलेगी। दुख यही है कि उसे देखने मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सुबह मन में सहस्त्रधारा अनेक उत्कंठा लेकर चले। मंडला की सहस्त्रधारा कई बार देख चुका हूँ, महेश्वर के पास की इस बड़ी सहस्त्रधारा को पहली बार देखूंगा। थोड़ी देर में शोर सुनाई पड़ने लगा तो चाल तेज हो गई। देखते देखते सहस्त्रधारा आ गए। नर्मदा यहाँ खूब फैल गई है, हजारों धाराओं में बढ़ गई है। इन धाराओं में छोटे छोटे अनगिनत प्रताप फड़फड़ा रहे हैं। चारों ओर धाराओं का जाल सा फैला है। इन आड़ी टेढ़ी बाकी जल धाराओं से नर्मदा ने यहाँ मानो झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, पानी की चादर, जल धाराओं के ताने वाने, चट्टानों का करधा, ऐसी चादर तो बस नर्मदा ही बुन सकती है और ऐसी चादर तो बस धरती ही ओढ़ सकती है। और यह धारा शब्द नर्मदा के साथ खूब जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से निकलते ही कपिल धारा और दूध धारा, मंडला की सहस्त्र धारा, बरमान घाट की सतधारा, ओंकारेश्वर के पास धारा क्षेत्र और महेश्वर के पास पुनः सहस्त्र धारा। कैसी धारा प्रवाह नदी है यह। जहाँ जहाँ धारा शब्द आया है वहाँ प्रताप जरूर है। जहाँ कपिल धारा जैसा ऊंचा प्रताप हो, चाहे सहस्त्र धारा के
इन तितलियों जैसे छोटे छोटे प्रताप हों। जबलपुर के धुआंधार में धारा शब्द आते आते रह गया। वैसे धारा धारा का ही तो अनुज है। पर अब चलना चाहिए, धूप तेज हो रही है, आगे का मार्ग कठिन है, थोड़ी देर के लिए किनारा छोड़ना होगा। चलते चलते एक टीले पर आ गए। इस ऊंचे झरोकों से सहस्त्रधारा के नन्हे मुन्ने प्रताप एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने क्या, एकदम दुधमुंह हैं। इनके मुंह से दूध अभी छूटा ही कहाँ। ढालखेड़ा में राघवानंद जी के आश्रम में रहे। यहाँ किसी ने बताया कि नर्मदा में वह जो टापू दिखाई दे रहा है, एक फ्रेंच युगल उसमें 6 महीने तक रहा। बरसात में उस तट पर चला गया। कुछ समय पहले फ्रांस लौट गया। ऐसी कौन सी डोर होगी जो 7 समंदर पार के फ्रेंच नौजवान पति पत्नी को नर्मदा के इस सुनसान टापू में खींच लाई होगी। सौंदर्य पिपासु मन, एकांत साधना की चाह, या पश्चिम की आपाधापी से विलग होकर पूर्व की शांति में डुबकी लाने की प्रबल इच्छा। रात को बाहर खुले में सोए। इस बार की यात्रा में नर्मदा में इतने टापू देखे कि रात को आकाश गंगा में भी मुझे अनेक टापू दिखाई दिए। सुबह चल दिए। आज दिवाली है। दोपहर तक साटक संगम पहुंचा जाएंगे। वहाँ नर्मदा का प्रसिद्ध खलघाट पुल है। वहीं इस बार की यात्रा समाप्त करेंगे। थोड़ी देर में साटक संगम पहुंच गए। साटक एक छोटा सा झरना है, लेकिन इसे पार करने में एक नाटक हुआ। साटक में एक नन्हा प्रताप था। उसे देखते हुए मैं पानी में उतरा। उतरते ही काई लगे पत्थर पर मैं फिसलकर गिर गया। किस तरह उठा कि दोबारा गिरा। साटक अपने अंक में मुझे 2 बार लिया, इसलिए यह नाटक एकांकी न रहकर 2 अंकी हो गया। पास ही में एक मंदिर है। मंदिर की देखभाल एक महाराष्ट्रीयन महिला करती है। माता के स्नेह से हमें मंदिर में ठहराया। मैंने कहा, हमारी इस बार की यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। कल सुबह घर लौट जाएंगे। अगले साल फिर यहाँ आएंगे और दशहरे से आगे बढ़ेंगे। आगे सूलपान की झाड़ी पड़ेगी, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सुना क्यों नहीं, कितने ही परकंबा वासियों से कितनी ही बातें सुनी हैं। झाड़ी में तीर धनुष लेकर भील आते हैं और सब कुछ लूट ले जाते हैं। अंत में परकम्मा वासी के पास बच रहती है केवल लंगोटी और तुम्बी। लेकिन इन्हें बातों ने हमारे अंदर झाड़ी के प्रति विशेष आकर्षण जगा दिया है। राजघाट बड़वानी से झाड़ी शुरू होगी। आपके पास यह जो सामान है ना, इसमें से कुछ ना बचेगा। कपड़े और चश्मा तक उतार लेंगे। लंगोटी लगाकर रह लूंगा, लेकिन मेरी स्केच बुक ले ली। चश्मा से लिया तो समझिए मेरा कवच कुंडल ही उतार लिए। नंगे बदन ठंडे कैसे बर्दाश्त होगी। मुझे कुछ सोच में देख उसने कहा, एक काम करो, झाड़ी में से मत जाओ, बाहर से निकल जाओ। नहीं, हरगिज नहीं, झाड़ी में से ही जाएंगे, चाहे जो हो। हाँ, एक काम कर सकते हैं, दिवाली छुट्टी के बजाय गर्मी की छुट्टी में चले। गर्मी में नंग धड़ंग रह लेंगे, ठंड बर्दाश्त न होगी। रात का अंधेरा जल में उतर आता है, काजल सा काला हो चला है। बिस्तर में पड़ा तारों को निहारता मैं गुनगुना रहा था। जटा जूट बढ़ाएंगे, भिक्षा मांगकर खाएंगे। जटा जूट बढ़ाएंगे, भिक्षा मांगकर खाएंगे। निर्धन निर्वस्त्र हो जाएंगे, पर झाड़ी में से जाएंगे। निर्धन निर्वस्त्र हो जाएंगे, पर झाड़ी में से जाएंगे। तो अब आपका सौंदर्य की नदी नर्मदा ओंकारेश्वर के खलघाट का यहाँ समाप्त होता है। आगे के अंक में हम इसकी व्याख्या बताएंगे। और अगर आपको कभी मौका मिले तो सौंदर्य की नदी नर्मदा को, यात्रा वृत्तांत को आप पूरा पढ़ें, तो उससे आपको नर्मदा की सारी जानकारी होगी। धन्यवाद।